हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने माइक के बारे में डिटेल से समझ लिया था। इस वाली क्लास में हम लोग बोन कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। बोन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 जो है 13वां नंबर वाला, जो भी गांधीनगर गुजरात में हुआ था, इसके चलते बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2020 में हुआ था ये मीटिंग। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बोन कन्वेंशन की क्या बातें निकल के आई थी गुजरात में। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज में। बोन कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जो कि अभी 2020 में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बात कर लेते हैं बोन कन्वेंशन की। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। बोन कहाँ पे है? जर्मनी में है। जब ये 1979 में ये कन्वेंशन साइन किया गया था, तो उसके बाद कुछ एक देश ऐसे थे जो इसको लागू नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते थोड़ा डिले हुआ, तकरीबन 4 सालों का, और 1983 में इसको लागू किया गया, ये फोर्स में आया। माइग्रेटरी स्पीसीज पे है। देखो, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन को आपको पता होगा, साइबेरिया से चलती है और इंडिया तक आती है। साइबेरिया रसिया से चल के ये इंडिया तक माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है? बहुत सारे रीज़न होते हैं, इन्वायरमेंटल रीज़न होते हैं। जैसे कि जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो अपनी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं कि ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ का टेम्परेचर कम हो। तो ये साइबेरिया से उड़ते हैं और उधर तुर्कमेनिस्तान से होते हुए जो है इंडिया पहुँचते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स देखे जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है? राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर अक्सर साइबेरियन क्रेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जब टेम्परेचर यहाँ, जब इंडिया में जब ठंडी का मौसम होता है, तब उस टाइम साइबेरियन क्रेन्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एलिफेंट सफारी स्टार्ट हुआ है भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। उसके अलावा यहाँ पर टाइगर को भी प्रोटेक्ट करने का भी काम चल रहा है, तो ये भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उसके अलावा केवला देव नेशनल पार्क यहीं पर है। उसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी इसी के आसपास का एरिया है, तो सरिस्का भी राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये 2019 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो 2020 में बोन कन्वेंशन हुआ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों राजस्थान वाले जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एक बार अलग से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने जितने इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं उन सबको मैंने वहाँ पे कवर किया, और टाइगर रिजर्व भी वहीं पे कवर है। तकरीबन 20-22 हैं, एक बार देख लीजिए, आपको वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई सरिस्का टाइगर रिजर्व की। बाकी बोन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखो, बोन कन्वेंशन इंडिया में पहली बार ही नहीं हो रहा है। ये जो COP 13 हुआ है, यानी कि बर्ड सेंचुरी, बर्ड को लेके या माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके, ये सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके नहीं है, माइग्रेटरी स्पीसीज को लेके है। एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है इसमें, क्योंकि इसका जो मैस्कट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड COP 13 का जो मैस्कट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने अलग से सेपरेट, ये 3 इंपॉर्टेंट एनिमल हैं जिनकी बहुत डिटेल से चर्चा करी गई थी COP 13 में। COP 13 यानी कि बोन कन्वेंशन के COP 13 में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा करी गई थी एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके अलावा बंगाल के फ्लोरिकन्स का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा चला था। टोटल 10 एनिमल्स थे जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, जिनमें से 3 जो इंडिया में पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन्स। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैगुआर है साउथ अमेरिका का, लिटिल बस्टर्ड है सेंट्रल एशिया का, वो सब भी हैं, बाकी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी लिटिल बस्टर्ड कश्मीर में भी पाया जाता है, एडिशनल फैक्ट के तौर पे नोट कर लो। जो लिटिल बस्टर्ड है
ये आपको मिल जाएंगे कश्मीर में भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात कर लेते हैं एशियन एलिफेंट की। एशियन एलिफेंट देखो डिफरेंस क्या है, पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख लेते हैं फिर एलिफेंट को देखेंगे। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये एक्चुअली इंडियन बस्टर्ड के तौर पे भी जाने जाते हैं। इनका बॉडी शेप जो होता है वो बहुत, इनके जो जो इनके पैर होते हैं काफ़ी काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ इस प्रकार, ये ठीक है, कुछ इस प्रकार इनका शेप होता है। ये बेसिकली फिश वगैरह पे डिपेंड करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। और ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब इसके अलावा कोई ऐसी बर्ड नहीं है जो इससे ज़्यादा भारी हो और वो उड़ सके। तो ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इसके अलावा कोई ऐसी इससे ज़्यादा भारी बर्ड नहीं है जो उड़ती हो। तो ये उड़ भी सकती है, उसके अलावा ये फिश वगैरह पर डिपेंड करती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब एशियाटिक एलिफेंट की बात कर लेते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जब एशियाटिक एलिफेंट की बात करते हैं तो एशियाटिक एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडेंजर्ड है और ये साउथ एशिया और रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एरिया रीजन पे, साउथ एशिया रीजन में ये पाया जाता है। नेपाल में भी पाया जाता है, सुमात्रा में पाया जाता है, सुमात्रा के साउथ में पाया जाता है ज़्यादातर। सुमात्रा जो जावा सुमात्रा वाला है इंडोनेशिया वाला रीजन, उसके साउथ में जो है ये पाया जाता है एशियाटिक एलिफेंट। उसके अलावा बोर्नियो के ईस्ट में पाया जाता है, नेपाल के साउथ में पाया जाता है, नेपाल के नॉर्थ एंड साउथ दोनों एरिया में लगभग पाया जाता है एशियाटिक एलिफेंट। एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इनके शेप का। ये जो इमेज में इस साइड है, इधर इसे जो लेफ्ट साइड में है ये है एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है, और ये है अफ्रीकन एलिफेंट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके एयर की साइज है, ठीक है। इनके ईयर जो है वो उनकी दोनों में अंतर होता है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और ये छोटे छोटे होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने के कारण जो है इनकी बॉडी की हीट जो है बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा एशियाटिक अफ्रीकन एलिफेंट की होती है। एशियाटिक एलिफेंट की बॉडी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा अफ्रीकन एलिफेंट की होती। तो अफ्रीकन एलिफेंट को ज़्यादा हीट रिलीज़ करने के लिए अपने कानों को बहुत यूज़ करना पड़ता है, इसके चलते इनके कान बड़े हो जाते हैं। जबकि एशियाटिक एलिफेंट के की बॉडी की हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इनको बहुत ज़्यादा अपना कान फड़फड़ाना पड़े, तो इसके चलते जो है इनके कान छोटे रहते हैं। तो डिफरेंस एशियाटिक एंड अफ्रीकन एलिफेंट में यही मेजर है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एशियाटिक एलिफेंट की, तो एशियाटिक एलिफेंट जो होता है ये इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं बंगाल फ्लरिकन्स की। ये IUCN के रेड लिस्ट में क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ पे आप देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इनको बंगाल बस्टर्ड भी बोलते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव हैं। कंबोडिया में भी पाए जाते हैं, वियतनाम में भी पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। बहुत कम संख्या बची है इनकी, तकरीबन 1000 बचे हैं टोटल कुल मिला के 2017 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है बंगाल फ्लिकन। उसके अलावा एशियाटिक एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कोप 13 की कुछ और। सबसे पहली बात कि कोप, ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज की जो मीटिंग होती है इसमें क्या अपेंडिक्स है? बिल्कुल इसमें अपेंडिक्स है। इसमें 2 अपेंडिक्स है, जैसे मैंने पहले भी, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने बात करी थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी। इन सब में क्या था? अलग अलग शेड्यूल्स थे, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल्स थे। इसी प्रकार जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, इसमें भी अपेंडिक्स बनाए गए हैं। 2 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप मार नहीं सकते, जिनको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना है। हर देश का ये जिम्मेवारी है कि आप जो अपेंडिक्स फर्स्ट में है उन सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। और ये जो एशियाटिक एलिफेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल बस्टर्ड है, ये सब जो है ये सब अपेंडिक्स फर्स्ट में है। उसके अलावा 7 और एनिमल्स को डाले गए हैं, लिस्ट यहाँ पे दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं।
कोप 13 में एक डिक्लेरेशन निकल के आया जिसका नाम है गांधीनगर डिक्लेरेशन। गांधीनगर डिक्लेरेशन, ठीक है। गांधीनगर डिक्लेरेशन में बहुत सारी बातें करी गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि हम एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसके अलावा इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2020 के बाद एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे जिससे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बने एक देश से दूसरे देश के बीच में। सपोज कि एक देश ए है और एक देश बी है, इन दोनों के बीच में कोई एक एनिमल है जो आता जाता है, ठीक है। तो एक इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए कॉरिडोर बनाएंगे ताकि वो एनिमल ईजिली बिना किसी डिस्टर्बेंस से एक देश से दूसरे देश में जा सके, जो अपना उसका नेचुरल हैबिटेट है उसका यूज़ कर सके। ये कसम खाई गई है गुजरात डिक्लेरेशन में। अब देखते हैं कितना पूरा होता है, कितना पूरा नहीं होता है। वही पेरिस एग्रीमेंट वाला ही कहानी है, आएंगे बैठेंगे और कसम खाएंगे कि हम $1 मिलियन का एक फंड इकट्ठा करेंगे और उसके बाद होगा कुछ नहीं। सिर्फ आएंगे बैठेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे और कुछ होगा है नहीं। तो यही सेम कहानी इसमें भी चल रही है। खैर देखते हैं, हमारा काम फैक्ट याद करने का। तो हमने देख लिया गांधीनगर डिक्लेरेशन कोप 13 की बात है। गांधीनगर डिक्लेरेशन किसकी बात है? कोप 13 की बात है, जो कि कहाँ पे हुआ? गुजरात में गांधीनगर में हुआ। किससे? माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इस कन्वेंशन की बात करें तो इसका थीम जो था कोप 13 का जो थीम था वो थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी कनेक्ट देम होम। तो एक बारी मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। तो ये इस बारी का थीम था कोप 13 का। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गीबी जो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इस बारी का जो है मैं करता ठीक है। तो बस इतनी सी बात है इस बारी के कोप 13 का। उसके अलावा अगर बात करें कि गीबी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किस शेड्यूल में आता है? तो शेड्यूल फर्स्ट में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है ये गीबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, ये अभी सेंट्रल एशिया में जितने इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और बहुत सारे एनिमल्स अभी इंक्लूड किए गए हैं इसमें। तकरीबन 15 माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव के तहत। इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है। और मैमल्स को इसमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। स्नो लेपर्ड जो है अभी हाल फिलहाल में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा बैक्ट्रियन कैमल इसको इंक्लूड किया गया है अभी इसमें। तो 2 स्नो लेपर्ड और बैक्टीरियन कैमल के बारे में जानना है। ये 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको अभी इंक्लूड किया गया है। अभी इसका जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है 2021 से 2026 तक के बीच में चलेगा। 2021 से 2026 तक के बीच में अप्रूव किया गया है कि इतने दिन तक ये अभी काम करेगा। और IUCN की निगरानी में पूरी तरीके से ये काम कर रहा है ग्रेट सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव। फंडिंग मैकेनिज्म भी IUCN ही डिसाइड करता है। अगर बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ये एक लिस्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको जानना है। एक तो स्नो लेपर्ड और दूसरा है ये कैमल, बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। देखो
ये जो आपका स्नो लेपर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। स्नो लेपर्ड की जो संख्या है बहुत घट रही है। बट अगर IUCN के रेड लिस्ट की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में जो स्नो लेपर्ड है ये वर्नरेबल है, वर्नरेबल है। और अगर हम बात करें बैक्टीरियन कैमल की, तो भाई ये बात समझिए, ये और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, तो बैक्टीरियन कैमल इसको प्रोटेक्ट करना है, और ये सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव के तहत अभी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा स्नो लेपर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ये दो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनको याद रखना है। उसके अलावा चीता, चीता भी इसके तहत इंक्लूड है। और अगर IUCN के रेड लिस्ट की बात करें तो चीता जो है IUCN के रेड लिस्ट में आता है आपका वर्नरेबल। ठीक है, बस इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमको पढ़ना था सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव के तहत। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।